हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 9 मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 अध्याय करा रखा है, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? बताना है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, चंद्रशेखर। ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री बनते समय ये लोकसभा के सदस्य थे। इसके अलावा देखेंगे ए, बी और डी, अर्थात देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के समय में ये राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर ये बलिया उत्तर प्रदेश लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। वे 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो याद रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखनी है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ध्यान दीजिएगा 6 अगस्त 1952 को की गई थी। कब? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, याद रखनी है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री आएंगे, नीति आयोग के सभी सदस्य होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत का प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहते हैं, ये आपको बतानी है। तो याद रखना है, लोकसभा का जब तक उनके पास विश्वास है तब तक वो भारत का प्रधानमंत्री बने रहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं, अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में या फिर स्थानीय शासन में? अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं, ये जानना जरूरी है कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है। तो ध्यान रखना है, अवशिष्ट शक्तियाँ उन शक्तियों को कहा जाता है जो किसी भी सूची में शामिल नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है, ये कह सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची हम देखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, असमवर्ती सूची, इन 3 सूचियों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो शामिल जो नहीं है ना,
जो शक्तियाँ शामिल नहीं किया गया है उन शक्तियों को ही कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये शक्तियाँ किसके पास होंगी? सिंपल सा है, केंद्र सरकार के पास होंगी। जो किसी के हिस्से में नहीं है वो किन के पास होगा? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के पास। ये ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि का निर्माण का अधिकार किसके पास होता है? संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर है, विधि बनाने की शक्तियों से है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। ठीक ना। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है ना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? एक आयोग का गठन किया गया था, सरकारिया आयोग। बताना है इस आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। तो याद रखना है केंद्र और राज्य के जो संबंध है इसके बीच का सुझाव देने के लिए, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने वर्ष 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारिया आयोग का गठन किया गया। इसके अन्य सदस्य कौन थे? एक सी रमन थे, एक था SR सेन। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके संबंध में आवश्यक संस्तुतियाँ देने के लिए किया गया था। इसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये भी याद रख सकते हैं। 1983 में बनाई गई थी और 1988 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एक सवाल था वहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अक्टूबर 1961 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु की गई थी। इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, HD देवेगौड़ा हैं, चंद्रशेखर जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद हैं। बताना है यहाँ पे किनका कार्यकाल किनसे सुमेलित है, ये आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहला HC देवेगौड़ा के बारे में बात करें, है ना, देवेगौड़ा के बारे में बात करें तो ये देखेंगे कि 1989 से लेकर के 1990 तक रहे थे, है ना। तो इसका देखेंगे 2 के साथ मैच हो जाएगा। चंद्रशेखर के बारे में बात करें तो ये 1990 से लेकर के 1991 तक ये रहे थे, 90 से लेकर के 91 तक। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लोगों को पता होगा कि 1999 से लेकर के 2004 तक रहे थे। इन्हीं के समय में देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज आई थी योजना, भारत निर्माण योजना के बारे में सुने होंगे आप लोग। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं 1999 से लेकर 2004 तक। और विश्वनाथ प्रताप सिंह 1996 से बच गया 1997। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जो है ना, ये आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये इनका सेशन था ना, ये देखेंगे ये 1989 से लेकर के 1990 तक रहे थे। जबकि HD जो देवेगौड़ा जी हैं, इनका सेशन देखने को मिलेगा आपको 1996 से 97। ठीक है, ये सही होगा। तो इसको फिर से हम लोग मैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है ए का क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, 1996 से लेकर के 97 तक। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये सही मैच किया हुआ है 1990 से 91। ठीक है, तो बी यहाँ पे, सी बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है। सी का क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो 1999 से लेकर 2004 तक थे, तो ये सी का 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। ठीक है, मैच कर लीजिए अब। ए का डी अर्थात 4 है ना, ए का 4, ये सिर्फ बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी का सी नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है ना, डी में जाएगा। ए का 4, बी का 3, ठीक है, एक बी, सी का 1 और डी का 2। हाँ ठीक है,
ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। क्या दे रखा है, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का क्या तात्पर्य है ये बताना ही है आपको, तो ध्यान रखनी है। कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री शामिल होते हैं, याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो पहला दे रखा है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल सही है ना, ये अपने आप में सही दिख रहा है कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उच्च सदन के हैं, अर्थात राज्यसभा के सदस्य हैं। तो लोकसभा में जब ऐसा अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में, तो फिर यहाँ पे उस स्थिति में ये अपना पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये विधानसभा, ये राज्यसभा के सदस्य होंगे। तो फिर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वहाँ पे ये अपना मत नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। ये तो सही दिख रहा है। और क्या दे रखा है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, तो बोल सकते हैं। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, है ना, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ पहला कथन ही क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, या फिर 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा संविधान के प्रावधानों से ये हटकर इनका हुआ है। अब देखेंगे कहीं भी इनका कुछ उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है, है ना, उप प्रधानमंत्री बनाने का कहीं भी जिक्र संविधान में नहीं है, ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई प्रावधान नहीं है, यह एक राजनीतिक पद है। कैसा पद है? राजनीतिक पद है। अब तक 6 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन कौन? वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण अडवाणी। यानी अंतिम बार कौन बने हैं? लाल कृष्ण अडवाणी बने। उसके बाद कोई भी फिर उप प्रधानमंत्री नहीं बने अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? सिंपल सवाल पूछ रहा है आपसे कि कौन सा संशोधन संविधान संशोधन में यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जितना मन चाहे आप मंत्री बना दे रहे हैं, आप सिर्फ कितना बना सकते हैं? जितना भी लोकसभा में सीट है उसका 15%। जैसे 543 सीट है, उसका 15% आप निकालेंगे तो जितना निकलेगा उतना ही मंत्री पद आप बना सकते हो, प्रधानमंत्री सहित। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, है ना, इसी तरीके से शिक्षा मंत्री। तो इस तरीके से आप सिर्फ 15% ही बना सकते हैं मंत्रियों को। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा स्पष्ट किया गया था? ये है 91वां। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम
2003 के द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे 12 MCQ मंत्रिपरिषद से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री, उसके कार्यकाल और विशिष्ट तथ्यों के दिया गया है। तो इन सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अवधि तो याद रख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, इस बारे में क्या याद रखना है कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई। इस बारे में याद रखना है कि ऐसे मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु अपने पद के दौरान ही हुई थी। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा के बारे में क्या याद रखना है, ये प्रथम कार्यवाहक मंत्री हुए। लाल बहादुर शास्त्री एक ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी विदेश यात्रा के दौरान, आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई थी। गुलजारी लाल नंदा के बारे में याद रखना है कि ये प्रथम थे जो कि दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, है ना। पहले भी बने थे, देखिए दूसरी बार गुलजारी लाल नंदा, और जब चौथी बार बने तो ये उस समय दूसरी बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी के बारे में याद रखना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, मोरारजी देसाई के बारे में याद रखना है कि सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। तो सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी देसाई। चरण सिंह, ध्यान रखना है, एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, है ना। एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी संसद गए ही नहीं। क्यों नहीं गए, क्योंकि देखिए नाम से ही चरण, तो कभी चरण स्पर्श किया ही नहीं संविधान संसद का, ऐसे याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी ये प्रथम प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान हत्या की गई, प्रथम प्रधानमंत्री थी जिनके कार्यकाल में इनकी हत्या की गई थी, और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। राजीव गांधी ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है, मात्र 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद छोड़ना पड़ा था। ये विश्वास पर नहीं हुआ ना, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास नाम में तो छुपा हुआ है ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम तो है विश्वनाथ, विश्वास इनमें नहीं था, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इन्हें पद छोड़ना पड़ा था। ठीक है, चरण सिंह देखेंगे ये चरण कभी छुए ही नहीं संसद का, विश्वास प्रस्ताव विश्वास ही नहीं कभी प्राप्त कर पाए। ठीक, चंद्रशेखर के बारे में क्या रखना है, इस बारे में से कुछ डेटा नहीं है। हाँ, ये याद रख सकते हैं चंद्रशेखर के बारे में, ये लोकसभा का सदस्य रहते हुए, है ना, ये प्रधानमंत्री बने थे, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से ये लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होकर के आए थे। PV नरसिम्हा राव के बारे में क्या याद रखना है, तो ये प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री बने, पहला। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में याद रखना है, ये सबसे छोटी अवधि के प्रधानमंत्री थे, मात्र 17 दिन ही रहे थे, पहली बार जब बने थे 1996 में, और इसके बाद फिर 1999 से लेकर के 2004 तक भी बने थे दूसरी बार। फिर है HD देवगौड़ा, ये दक्षिण भारतीय द्वितीय प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल के बारे में याद रखनी है कि ये पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत भी रहे पहले। अटल बिहारी वाजपेयी ये देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया था। वैसे देखेंगे यहाँ भी बने थे, वैसे 1999 में, 96 में आसपास में था ना, यहाँ पे 1996 में, जो कि सबसे छोटी अवधि इन्हीं का था। इसके बाद फिर पहले गैर कांग्रेसी थे प्रधानमंत्री जो कि अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। इस बार फिर आए मनमोहन सिंह, भारत में उदारीकरण के इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, और इस बार फिर आए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 2014 में चुन करके आए और अभी तक वर्तमान में चल ही रहे, इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने। इस बात है नरेंद्र मोदी, अगला देखेंगे जो वर्तमान अभी चल रहा है, तो ये तो दूसरा ही है, तो अभी तीसरा सेशन का शुरू हो गया है। तो एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो दूसरा क्या, तीसरा हो गया, ये तीसरी बार बने प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों में ध्यान रखना है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर के 1964 तक। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन, 16 वर्ष 286 दिन याद रखनी है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। क्या आप लोगों को लगता है कि मोदी इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 17 दिन का, 1996 में बने थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ये 2 बार बने थे, है ना, एक बार 1964 में बने और एक 1966 में बने थे। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले कौन कौन से नेता हैं, तो एक तो हैं जवाहरलाल नेहरू जो कि 3 बार बने हैं, इंदिरा गांधी 3 बार,
अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार और नरेंद्र मोदी ये 2 बार नहीं, अब तो 3 बार कह सकते हैं, 3 बार ये प्रधानमंत्री बने। अब तक ऐसे 6 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.सी. देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी याद रखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा तथ्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।